आज की कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है और इस कहानी का शीर्षक है सजा। जब दुखीराम रूई और छिदाम रूई दोनों भाई सुबह हाथ में हंसिया लेकर मजदूरी करने बाहर निकले, तब उन दोनों की पत्नियों में चकचक चिल पौं मची हुई थी। किंतु प्रकृति के नित्य कलरव के समान इस कलह कोलाहल का भी मोहल्ले भर के लोगों को अभ्यास हो गया था। तीव्र कंठ स्वर सुनते ही लोग एक दूसरे से कहते, वो देखो छिड़ गई। प्रातःकाल पूर्व दिशा में सूर्य के निकलने पर जैसे कोई उसके निकलने का कारण नहीं पूछता, वैसे ही इन कोरियों के घर में दोनों देवरानी जेठानी में जब कोई हो हल्ला होने लगता, तब उसका कारण जानने के लिए किसी के भी मन में किसी प्रकार का कौतूहल उत्पन्न नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि ये कलह कोलाहल पड़ोसियों की अपेक्षा दोनों पतियों को भी अधिक स्पर्श करता, किंतु वो इसमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं मानते थे। उल्टे जिस दिन घर में कोई शोर ना होता और चारों ओर सन्नाटा छाया रहता, उस दिन उन्हें किसी उपद्रव की आशंका होने लगती। उस दिन कोई भी हिसाब करके ये नहीं बता सकता था कि कब क्या हो जाएगा। हमारी कहानी की घटना जिस दिन आरंभ हुई, उस दिन संध्या के कुछ पहले दोनों भाई जब मजदूरी करके थके हुए घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि स्तब्ध घर साएं साएं कर रहा है। बाहर भी बड़ी उमस थी। दोपहर के समय वर्षा की जोरदार बौछार हो चुकी थी। अब भी चारों ओर मेघ छाए थे। हवा का नाम निशान ना था। दुखीराम और छिदाम उस दिन जमींदार की कचहरी में काम करने गए थे। उस नदी के पार किनारे की भूमि में धान पक गया था। वर्षा में नदी के किनारे डूब जाने के पहले ही धान काट लेने के लिए बस्ती भर के गरीब लोग या तो अपने खेत में या फिर मजदूरी पर पाट काटने में लगे हुए थे। बस केवल इन दोनों भाइयों को कचहरी का सिपाही आकर जबरदस्ती पकड़ ले गया था। कचहरी के छप्पर को भेद कर जगह जगह से पानी चू रहा था। उसी की मरम्मत में दिन भर जुटे रहे। घर नहीं आ सके। कचहरी में ही कुछ जलपान कर लिया था। बीच बीच में वर्षा में भीगना भी पड़ा था। वाजिब मजदूरी भी नहीं मिली। उसके बदले में जो अनुचित कड़वी बातें सुननी पड़ी, वो उनकी मजदूरी से बहुत ज्यादा थी। रास्ते के कीचड़ और पानी को पार करके संध्या समय घर लौटकर दोनों भाइयों ने देखा, देवरानी चंद्रा जमीन पर चुपचाप पसरी हुई है और जेठानी राधा मुंह भारी किए ओसारे में बैठी थी। उसका 1.5 वर्ष का छोटा बच्चा सो रहा था। दोनों भाइयों ने अंदर पहुंचकर देखा, बच्चा नंगा आंगन में एक कोने में चित पड़ा सो रहा था। भूखे दुखीराम ने और विलंब ना करके कहा, भात दे। बारूद के बोरे में जैसे आग की चिंगारी गिर पड़ी हो। जेठानी क्षण भर में तीव्र आकाश भेदी स्वर में चीख उठी, भात कहाँ है जो भात दूं? तू क्या चावल दे गया था? मैं क्या स्वयं रोजगार करके लाती? सारे दिन की थकावट और लांछना के बाद अन्नहीन दुखीराम को ये सुनकर बहुत क्रोध आया और वो बोला, क्या कहा? और दूसरे ही क्षण उसने हंसिया उठाकर आव देखा न ताव चट से स्त्री के सर पर दे मारा। राधा अपनी देवरानी की गोद के पास गिर पड़ी और उसके प्राण निकलने में क्षण भर की भी देर ना हुई। रक्त से सने वस्त्रों में चंद्रा, अरे ये क्या हुआ रे, कहकर चीख उठी। छिदाम ने उसका मुंह दबा दिया। दुखीराम हंसिया पटक कर हाथों से मुंह ढके धरती पर बैठ गया। बच्चा जाग पड़ा और डर से चीख कर रोने लगा। बाहर उस समय पूर्ण रूप से शांति थी। ग्वाल बाल गाय चराकर गांव की ओर लौट रहे थे। चक्रवर्ती परिवार के रामलोचन काका गांव के डाकघर में चिट्ठी छोड़कर घर लौटकर चुपचाप निश्चिंत भाव से हुक्का पी रहे थे। उन्हें अचानक याद आया कि दुखीराम और छिदाम पर लगान के बहुत से रुपए बाकी हैं। आज उन्होंने चुकाने का वादा किया था। उस समय तक तो वो घर लौट आए होंगे,
ये सोचकर वो कंधे पर चादर डाल छाता लेकर बाहर निकल पड़े। उनके घर में घुसते ही उनका शरीर सुन्न पड़ गया। देखा, घर में दिया नहीं जलाया गया था। अंधेरे ओसारे में दो चार अंधेरी मूर्तियां अस्पष्ट दिख रही थी। रह रहकर ओसारे के एक कोने में से रोने की अस्फुट आवाज फूट रही थी और बच्चा ज्यों ही माँ माँ पुकारता हुआ रोने की चेष्टा करता था, छिदाम उसका मुंह दबा देता था। कुछ भयभीत होकर रामलोचन ने पूछा, दुखी घर में हो क्या? अब तक दुखी पत्थर की मूर्ति के समान निश्चल बैठा था। उसका नाम लेकर पुकारते ही वो अबोध बालक के समान रोने लगा। छिदाम तुरंत उसारे से आंगन में उतरकर चक्रवर्ती के पास आ गया। चक्रवर्ती ने पूछा, औरतें शायद झगड़ा कर बैठी हैं, आज तो दिन भर चिल्पौं तो सुनी नहीं। अभी तक छिदाम कुछ भी नहीं सोच पाया था। अनेक प्रकार की असंभव कल्पनाएं उसके मस्तिष्क में उठ रही थी। आखिर उसने निश्चय किया, रात थोड़ी अधिक हो जाने पर मृतदेह को कहीं गायब कर देगा। इस बीच चक्रवर्ती आ उपस्थित होंगे, ये उसके ध्यान में भी न आया था। चटपट कोई उत्तर न सूझा, कह बैठा, हाँ, आज बड़ी कलह हो गई है। उसारे की ओर बढ़ने की चेष्टा करते हुए चक्रवर्ती बोले, किंतु उसके लिए रोता क्यों है रे दुखी? छिदाम को लगा अब खैर नहीं। झगड़े में छोटी बहू ने बड़ी बहू के सर में हंसिया दे मारा है। रामलोचन का प्रश्न सुनते ही उसके दिमाग में तत्काल जो उत्तर सूझा वो उसने उसी क्षण कह डाला। रामलोचन ने चौंक कर कहा, हैं? क्या कहा? मरी तो नहीं? छिदाम ने कहा, मर गई है। और ये कहते हुए उसने चक्रवर्ती के पैर पकड़ लिए। चक्रवर्ती को भागने का रास्ता ना मिला। सोचा, राम राम, संध्या के समय ये कैसी मुसीबत में पड़ गया। अदालत में गवाही देते देते प्राण ही निकल जाएंगे। पर छिदाम ने किसी भी तरह उनके पैर ना छोड़े और बोला, पंडित जी महाराज, अब अपनी बहू को बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मामलों मुकदमों में परामर्श देने के लिए रामलोचन सारे गांव के प्रधानमंत्री थे। थोड़ा सोचकर बोले, देख, इसका एक उपाय है। तू इसी समय दौड़कर थाने जा और कहे कि तेरे बड़े भाई दुखी ने संध्या समय घर लौटकर भात मांगा था, भात तैयार ना था, इसलिए स्त्री के सर पर हंसिया दे मारा है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, ये बात कहने से छोकरी बच जाएगी। छिदाम का गला सूख गया। उठकर बोला, पंडित जी, बहू चली गई तो बहू तो मिल जाएगी, किंतु भाई को फांसी होने पर भाई तो फिर नहीं मिलेगा। किंतु जब उसने अपनी स्त्री के नाम दोष लगाया तब ये सारी बातें नहीं सोची थीं। चक्रवर्ती को भी ये बात सही प्रतीत हुई। वो बोले, तब जो घटित हुआ है वही कहो, सब ओर से रक्षा करना असंभव है। ये कहकर रामलोचन अविलंब चले गए और देखते देखते गांव में शोर मच गया कि कोरियों के घर में चंद्रा ने गुस्से में आकर अपनी जेठानी के सर में हंसिया दे मारा है। बांध टूट जाने पर जैसे पानी का रेला आता है, उसी प्रकार हुंकार करती हुई पुलिस गांव में आ पहुंची। छिदाम ने सोचा, जो रास्ता बनाया है उसी पर चलना पड़ेगा। उसने चक्रवर्ती के सामने अपने मुंह से एक बात कह दी है, ये बात सारे गांव में फैल गई है। अब फिर कोई नई बात फैलाने से क्या जाने क्या से क्या हो जाए। वो स्वयं कुछ भी न सोच सका। सोचा, किसी तरह उस बात को रखते हुए उसके साथ और 5 बातें जोड़कर स्त्री को बचाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। छिदाम ने अपनी स्त्री चंद्रा से अपने ऊपर अपराध ले लेने का अनुरोध किया। उस पर जैसे वज्रपात हुआ। छिदाम ने आश्वासन देते हुए उससे कहा, जो कह रहा हूं वही कर, तुझे कोई भय नहीं है, हम तुझे बचा लेंगे। आश्वासन तो दे दिया, किंतु गला सूख गया और मुंह का रंग फीका पड़ गया। चंद्रा की उम्र 17-18 से अधिक न थी।
मुंह गोल था, मंझला कद, कटी हुई देह। किसी नई बनी नाव के समान अत्यंत सहज भाव से चलती थी और कहीं कोई गांठ ढीली नहीं हुई थी। दुनिया के सभी विषयों के प्रति उसको एक कौतूहल था। मोहल्ले में गपशप करना उसे अच्छा लगता। छिदाम अपनी युवती पत्नी को कुछ विशेष प्रेम करता था। दोनों में झगड़ा भी होता, प्रेम भी होता। कोई किसी को परास्त नहीं कर पाता था। चंद्रा से जब उसके पति ने खून स्वीकार कर लेने को कहा तो वो स्तंभित होकर देखती रह गई। उसकी काली आंखें काली अग्नि के समान नीरव भाव से अपने पति को जलाने लगी। उसका तन मन मानो धीरे धीरे संकुचित होकर अपने राक्षस जैसे पति के हाथों से छूटने की कोशिश करने लगा। छिदाम ने आश्वासन दिया, तुम्हारे लिए डर की कोई बात नहीं। इतना कहकर वो पुलिस तथा मजिस्ट्रेट के सामने क्या कहना होगा ये बार बार सिखाने लगा। चंद्रा ने ये सारी लंबी कहानी तनिक भी नहीं सुनी। काठ की मूर्ति बनी बैठी रही। छिदाम ने अपनी स्त्री को सिखा दिया था कि तू कहना जेठानी तुझे हंसिया लेकर मारने आई थी। मैं उसको कटार लेकर रोकने गई और ना जाने वो कैसे फिसल गई और उसको लग गई। ये सब रामलोचन की सूझ थी। पुलिस आकर जांच पड़ताल करने लगी। चंद्रा ने ही अपनी जेठानी का खून किया है, गांव के सभी लोगों ने ये बात मान ली। सारे साक्षियों द्वारा भी यही प्रमाणित हुआ। पुलिस ने जब चंद्रा से पूछा तो उसने कहा, हाँ मैंने खून किया है। खून क्यों किया? वो मुझे सुहाती नहीं थी। कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। वो तुम्हें पहले मारने आई थी? नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार किया था? नहीं। इस प्रकार के उत्तर सुनकर सभी अवाक रह गए। छदाम तो बिल्कुल बेचैन हो उठा। उसने कहा, ये सही बात नहीं बता रही है। बड़ी बहू ने पहले। दारोगा ने उसे कड़ी फटकार लगाकर रोक दिया। अंत में उससे बाकायदा जिरह करने पर बार बार वही एक उत्तर मिला। बड़ी बहू की ओर से किसी भी प्रकार का आक्रमण चंद्रा ने किसी भी भांति स्वीकार नहीं किया। ऐसी औरत भी नहीं मिलती। एकदम से फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तुली थी। चंद्रा मन ही मन पति से कह रही थी, मैं तुम्हें छोड़कर अपने इस नव यौवन को लेकर फांसी के तख्ते को वरण कर रही हूँ। मेरे इस जीवन का अंतिम बंधन अब उसी के साथ है। बंदिनी होकर चंद्रा कलंक की छाप लेकर समस्त परिचित व्यक्तियों के नेत्रों के सामने से गुजरती सदा के लिए घर छोड़कर चली गई। लड़कों का एक दल पीछे पीछे चला जा रहा था और गांव की औरतें, उसकी सखी सहेलियां, कोई घूंघट में से, कोई दरवाजे की ओट से, कोई पेड़ की आड़ में खड़ी चंद्रा को देखकर लज्जा, घृणा और भय से रोमांचित हो उठी। डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने भी चंद्रा ने दोष स्वीकार कर लिया और बड़ी बहू ने खून के समय उसके प्रति किसी प्रकार का अत्याचार किया था, ये प्रकट नहीं हुआ। किंतु उस दिन छिदाम कचहरी में आते ही एकाएक रो पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, दुहाई है हुजूर की, मेरी स्त्री का कोई दोष नहीं है। हाकिम डांट लगाकर उससे प्रश्न करने लगा। वो एक एक करके सच्ची घटना बताने लगा। हाकिम ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि प्रधान गवाह रामलोचन ने कहा, खून के थोड़ी देर बाद ही मैं घटनास्थल पर पहुंचा था। साक्षी छिदाम ने मेरे सामने सब कुछ स्वीकार करके मेरे पैर पकड़कर कहा था, बहू का कैसे उद्धार करूं, मुझे तरकीब बताइए। मैंने भला बुरा कुछ नहीं कहा। साक्षी ने मुझसे कहा था, मैं अगर कहूं कि मेरे बड़े भाई को मांगने पर भात नहीं मिला, इसलिए उसने गुस्से की झोंक में पत्नी को मार डाला, तो क्या वो बच जाएगी? मैंने कहा, खबरदार हरामजादे, अदालत में एक अक्षर भी झूठ मत बोलना, इससे बड़ा महापाप और कोई नहीं। रामलोचन ने पहले तो चंद्रा को बचाने के लिए बहुत सी बातों की कल्पना की थी, लेकिन जब उसने देखा कि चंद्रा स्वयं अड़कर खड़ी हो गई है तो सोचा, अरे अरे बाप रे बाप, अंत में क्या झूठी गवाही के झंझट में फंसना पड़ेगा। जितना जानता हूं उतना ही कहना ठीक है।
यही सोचकर रामलोचन ने वही कहा जो वो जानता था, बल्कि उससे भी कुछ अधिक कहने में उसने कसर ना छोड़ी। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने मामला सेशन के सुपुर्द कर दिया। अपराधी और साक्षी को लेकर पुलिस अदालत में हाजिर हुई। चंद्रा ने जज के सामने कहा, जज साहब, एक बात को बार बार और कितनी बार कहूं? जज साहब ने समझाते हुए कहा, जो अपराध तुम स्वीकार कर रही हो उसका दंड क्या है तुम जानती हो? चंद्रा ने कहा, नहीं। जज साहब ने कहा, उसका दंड फांसी है। चंद्रा ने कहा, जज साहब, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे वही दे दो ना। तुम लोगों को जो खुशी हो करो, मैं तो अब और सहन नहीं कर सकती। जब छिदाम को अदालत में उपस्थित किया गया, चंद्रा ने मुंह फेर लिया। जज ने कहा, साक्षी की ओर देखकर बोलो, ये तुम्हारा कौन लगता है? दोनों हाथों से मुंह ढांक कर चंद्रा बोली, वो मेरा पति लगता है। प्रश्न हुआ, वो तुम्हें प्यार नहीं करता? उत्तर, बड़ा प्यार करता है। प्रश्न, तुम उसे प्यार नहीं करती? उत्तर, खूब करती हूं। जब छिदाम से पूछा तो छिदाम ने कहा, खून मैंने किया है। प्रश्न, क्यों? छिदाम, भात मांगा था, बड़ी बहू ने भात नहीं दिया। दुखी राम गवाही देने के लिए आते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छा टूटने पर उसने उत्तर दिया, साहब, खून मैंने किया है। क्यों? भात मांगा था, भात नहीं दिया। विस्तृत जिरह करके जज साहब को ये बात स्पष्ट समझ में आ गई कि घर की महिला को फांसी के अपमान से बचाने के लिए ये दोनों भाई अपराध स्वीकार कर रहे हैं। किंतु चंद्रा पुलिस से लेकर सेशन अदालत तक बराबर एक ही बात कहती चली आ रही है। उसकी बात में तिल मात्र भी हेरफेर नहीं हुआ है। दो वकीलों ने स्वेच्छापूर्वक आगे आकर उसको प्राण दंड देने से बचाने के लिए बहुत कोशिश की, किंतु अंत में हार माननी पड़ी। नन्ही सी उम्र में एक काली कलूटी छोटी सी बालिका अपना गोल मटोल चेहरा लिए खेलने की गुड़िया पटक कर अपने बाप के घर से ससुराल आई थी। उस दिन रात में शुभ लग्न के समय आज की इस बात की कल्पना कौन कर सकता था? उसका पिता मरते समय ये कहकर निश्चिंत हो गया था, चलो अपनी बेटी तो ठिकाने लग गई। जेल खाने में फांसी के पहले दयालु सिविल सर्जन ने चंद्रा से पूछा, किसी से मिलना चाहती हो? चंद्रा ने कहा, एक बार अपनी मां से मिलना चाहती हूं। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा पति तुम्हें देखना चाहता है, क्या उसे बुलवा लूं? चंद्रा ने कहा, मरना